तो हाय गाइस, आज अपन कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और हमने पार्ट फर्स्ट और सेकंड अपलोड कर दिए। अगर आपने नहीं देखे प्लीज़ पहले वो जाके देखो, ताकि आपके हर जो भी टॉपिक है सारे क्लियर हो जाए और चैप्टर 7 के साथ तैयार हो जाए। मात्र 4 वीडियो आएगी इस चैप्टर की, और सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर होगी सारी वीडियो, कोई उससे ज़्यादा नहीं होने वाली है। अगर मैक्स 15 मान के चलते हैं, 15 इंटू 4 कितना हुआ 60, तो 60 मिनट्स के अंदर अंदर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्या करना है, मात्र 1 घंटा देना है और पूरा चैप्टर तैयार। और क्या चाहिए अपन को यार, पूरा चैप्टर तैयार हो रहा है 1 घंटे के अंदर। अगर केस स्टडी में प्रॉब्लम आती है, मैं केस स्टडी भी आपके लिए लाने के लिए तैयार हूँ। अगर आप बोलते हैं, अगर आप कमेंट करते हैं, एक बच्चा भी अगर कमेंट करेगा कि हमको चाहिए केस स्टडीज़, तो मैं केस स्टडी भी लेके आऊँगा। स्पेसिफिक वीडियो ज़रूर आएगी, हर चैप्टर की आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका कमेंट आया कि हाँ मेरे को चाहिए केस स्टडी, तो पक्का लेके आने वाला हूँ। अगर टेलीग्राम चैनल ओपन करना है तो आप बोल दो, मैं वो भी कर दूँगा, ताकि आपको हर कंटेंट अवेलेबल कराता रहूँ। बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलो मैनेजमेंट चालू करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले मैनेजमेंट एज एन आर्ट। सबसे पहला पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। देखो, आर्ट किस टाइप का होता है, एक आर्टिस्ट कौन होता है जिसके अंदर एक कला होती है। जैसे सिंगर हुआ, जैसे डांसर हुआ, जैसे कोई गिटार सीखना है, किसी को गिटार सीखना है। आज जैसे गिटार का बहुत ज़्यादा फैशन होता है कि गिटार हमको सीखना है। फैशन का किसी का पैशन भी होता है कि हमें गिटार सीखना है, हमें बजाना है गिटार, तो वो भी एक आर्ट है, वो भी एक कला है। तो अगर वो आर्ट अपन को सीखना है तो अपन को थ्योरेटिकल नॉलेज तो लेनी ही पड़ेगी। तो इससे अपन क्या समझते हैं कि आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्टेंस है, थ्योरेटिकल नॉलेज की एग्जिस्टेंस है आर्ट के अंदर। ठीक है, आज अगर आप डांस सीखते हैं उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज लेंगे, ज़रूर लेंगे। आज स्कूल में भी सिखाया जाता है, अगर डांस और म्यूज़िक अगर आपके सब्जेक्ट है तो उसमें थ्योरेटिकल लिखाया जाता है, कॉपी में लिखाया जाता है। हमारे तो लिखाया जाता था, आपका पता नहीं भाई। देखो, ज़्यादातर आजकल स्कूल्स में लिखाया जाता है क्योंकि सीबीएसई में सब्जेक्ट है म्यूज़िक और डांस। ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज सिखाया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें, आप बताओ, अब हम मेरे को बताओ कि मैनेजमेंट में क्या थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। जी हाँ, बिल्कुल होती है। कि थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होगी तो बच्चे बच्चे मतलब जो भी स्टूडेंट होते हैं, जो भी मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, आने वाले टाइम में मैनेजमेंट करना चाहते हैं, जैसे एमबीए करना चाहते हैं, बीबीए करना चाहते हैं, वो मैनेजमेंट सीखेंगे ना, थ्योरेटिकल नॉलेज लेंगे, बुक्स लेंगे। बुक्स के साथ ही अपन पढ़ सकते हैं, या अपन के डिफरेंट सोर्सेज होते हैं नॉलेज के, लेकिन वो थ्योरेटिकल नॉलेज तो अवेलेबल होती ही है, एग्जिस्टेंस होता है मैनेजमेंट के अंदर। ये पॉइंट समझ लो, बहुत सिंपल पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट में आते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन सिंपल सी बात है, दो जैसे सिंगर्स है कभी भी सेम नहीं हो सकते, सबकी नॉलेज वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। और अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन, पर्सनलाइज एप्लीकेशन क्या हुआ कि हर एक जन अपने हिसाब से जो नॉलेज उसने ली है वो अपने हिसाब से अप्लाई करेगा। जैसे आज अरिजीत सिंह है और एक जगह बादशाह रख दो, दोनों सिंगर्स हैं, चलो बादशाह तो रैपर हो गया, चलो इसको हटाओ। एक अरमान मलिक है, एक अरिजीत सिंह है, दोनों के गाने का तरीका अलग है। क्यों? क्योंकि सबकी नॉलेज वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। समझ रहे हो, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। ऐसे ही मैनेजमेंट में होता है कि एक मैनेजर दूसरे मैनेजर के जैसा नहीं हो सकता, दोनों की अलग अलग क्वालिफ़िकेशंस होगी, दोनों की अलग अलग क्वालिटीज़ होगी, दोनों का काम करने का तरीका, दोनों का मैनेजमेंट करने का तरीका अलग होगा, डिफ़र करेगा, वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। सिंपल सी चीज़ है। थर्ड पॉइंट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। सिंपल सी बात है, देखो आर्ट में जितना भी थ्योरेटिकल नॉलेज है उसमें भी कुछ प्रिंसिपल्स होते होंगे, कुछ जो भी फंडामेंटल्स दिए होते होंगे, तो उसमें क्या होता है वो बेस्ड होते हैं प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे। वो प्रैक्टिस, जब जो आर्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं उस चीज़ को, जो भी वो थ्योरेटिकल नॉलेज में आपको पढ़ाया जाता है वो प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के बेस्ड पे ही होता है। वो एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, और क्रिएटिविटी तो होती है आर्ट के अंदर, बहुत सिंपल सी चीज़। और मैनेजमेंट के अंदर भी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के बेस्ड पे ही सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के पढ़ने वाले हो चैप्टर सेकंड में, तो यही पढ़ने वाले हो कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताई गई है। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ये दिया गया है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। क्यों? क्योंकि वो भी एक्सपेरिमेंटेशन के बेस्ड पे ही है। जो मैनेजर्स के एक्सपर्टीज़ होते हैं, मैनेजमेंट के एक्सपर्टीज़ होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, उसके बाद ही प्रिंसिपल देते हैं। ऐसे ही नहीं देते हवा के अंदर, ऐसे ही नहीं देते हैं।
वो पूरा बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन होता है, प्रैक्टिस करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद प्रिंसिपल निकाला जाता है। ऐसे ही आर्ट में होता है। देखो अब मैनेजमेंट एज एन आर्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए, मैं 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। सेकंड हम बात करें मैनेजमेंट एज अ साइंस। इसमें सबसे पहले सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, देखो बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड एक्सपेरिमेंटेशंस, ठीक है। साइंस के अंदर भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, एक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, वो मैनेजमेंट के अंदर भी होती है। ये समझाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आई थिंक इतना काफ़ी है, ठीक है। सेकेंड, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। आपको बताया था अभी मैंने थोड़ी देर पहले कि मैनेजमेंट भी बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ऐसे ही साइंस के भी जो प्रिंसिपल्स है वो भी एक्सपेरिमेंटेशन के बेस पे ही होते हैं, हवा में नहीं दिए जाते हैं प्रिंसिपल्स, कभी भी हमेशा एक्सपेरिमेंट करके ही दिए जाते हैं। ऐसा ही मैनेजमेंट के अंदर भी होता है। थर्ड पॉइंट, यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी सिंपल सी बात है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं हमेशा यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है उनकी, और एप्लीकेबिलिटी भी होती है यूनिवर्सली। बट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी, देखो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कुछ हद तक है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है, बट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज हाँ सिंपल सी बात है। अब ये याद रखो कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कभी भी यूनिवर्सल वैलिड नहीं होते हैं, क्योंकि आज अगर यूके और यूएसए और इंडिया की बात करें तो यूएसए की गवर्नमेंट अलग है, उधर कुछ अलग चीज़ें चलती है, वो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होते हैं, उनकी पॉलिसीज़ अलग होती है, इंडिया की अलग होती है। तो दोनों में मैनेजमेंट डिफ़र करेगा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिफ़र करेगा, बिकॉज सिचुएशन के हिसाब में देखा जाता है, सिचुएशन कैसी है उस हिसाब से अलग अलग प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, फ्लेक्सिबल है, आने वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल कैसे है, मतलब कि जो भी सिचुएशन है उस हिसाब से अपन चेंज कर सकते हैं, उस हिसाब से उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इम्प्लीमेंट कर सकते तो हर सिचुएशन के हिसाब से होता है, डिफ़र करता है, कंट्री से वेरी करता है, कंट्री टू कंट्री। तो ये यूनिवर्सल वैलिडिटी तो नहीं होती है मैनेजमेंट के अंदर, लेकिन साइंस के जो प्रिंसिपल्स है वो यूनिवर्सल वैलिडिटी है। सिंपल सा पॉइंट था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट अगर बात करें, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, समझाने की ज़रूरत नहीं है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, क्योंकि इसमें भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, मैनेजमेंट के अंदर भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, सबको पता है। सेकेंड पॉइंट, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री कैसे, प्रोफेशन के अंदर आपको एक डिग्री लेनी पड़ती है, जिसको सीए करना है उसको सीए की डिग्री करनी पड़ती है ना। उसके लिए पहले फाउंडेशन दो, फिर इंटरमीडिएट दोनों ग्रुप करो, उसके बाद फाइनल के ग्रुप करो। तो मतलब अपने को क्वालिफ़िकेशंस चाहिए, तभी आपको एंट्री मिल सकती है, आपको एग्ज़ामिनेशन देने होंगे। एक मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है प्रोफेशन के अंदर घुसने के लिए, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट के अंदर ऐसा नहीं है। आप कोई भी जैसे आज 8th पास या 10th पास या 12th ड्रॉप आउट वो भी बिज़नेस करते हैं, वो भी मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि इसमें कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है कि आपको क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है। हाँ कुछ कुछ जैसे ऑफिस पे बेस्ड होता है, ऑफिस के जो क्वालिफ़िकेशन होती है उन पे डिपेंड करता है कि भाई उनका क्या क्राइटेरिया है, कि है ना हम ऐसे एम्प्लॉयज़ लेंगे, ऐसे ही मैनेजर्स को ढूंढ रहे हैं जो एमबीए किए हुए होंगे, वो बीबीए किए हुए होंगे, उन्हें ही लेंगे। कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड होता है, देखो वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है कि रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, ठीक है, वो वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड पॉइंट, प्रोफेशनल एसोसिएशन। देखो जैसे सीए के लिए है ICAI, ये प्रोफेशनल एसोसिएशन है, हमको रजिस्टर करना कंपलसरी है, नहीं तो हमको कुछ नहीं माना जाएगा, हमें सीए नहीं माना जाएगा। सीए माना जाएगा तभी जब आप रजिस्टर्ड होंगे ICAI से और आप एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। सीए फाइनल्स जो होते हैं अगर उसे क्लियर करते हैं उसके बाद ही आप सीए माने जाएंगे, नहीं तो आप नहीं माने जाएंगे। और प्रोफेशनल एसोसिएशन से आपको रजिस्टर्ड रहना ज़रूरी है, फाइनल एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट करने के बाद भी आपको रजिस्टर्ड रहना ज़रूरी है, तभी आप सीए माने जाएंगे, नहीं तो आप वैलिड नहीं होंगे। तो एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है प्रोफेशन के अंदर, बट मैनेजमेंट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। प्रोफेशनल एसोसिएशन है बट कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें करना ही करना है, मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि तुम्हें रजिस्टर करके रखना है तभी आप मैनेजर माना जाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैनेजमेंट के अंदर। फोर्थ पॉइंट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट।
सिंपल है, कोड ऑफ कंडक्ट आप समझते होंगे, एक यूनिफॉर्म होती है, स्कूल की जैसे यूनिफॉर्म होती है, वो एक कोड ऑफ कंडक्ट है, डिसिप्लिन जो होता है वो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ठीक है, कि भाई हमको ये ड्रेस पहन के आना है, ये बिहेवियर होना चाहिए इस सिचुएशन में, तो एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का। बट मैनेजमेंट के अंदर आप ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। प्रोफेशन में तो क्या है, एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आपने फॉलो नहीं किया, आपका प्रोफेशनल डिग्री जो है सस्पेंड भी किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ICAI भी करती है। और एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जो है, देखो मैनेजमेंट के अंदर ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है, ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट आपको फॉलो करना है। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है कि भाई आपका ये कोड ऑफ कंडक्ट है इस ऑर्गेनाइजेशन में, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में अलग टाइप का कोड ऑफ कंडक्ट होगा, सबका अलग अलग वेरी करता है। पांचवा पॉइंट, सर्विस मोटिव। प्रोफेशन का काम क्या होता है, सर्विस देना, बट मैनेजमेंट का ये काम नहीं है। मैनेजमेंट का सिंपल सी बात है, अपने को प्रॉफिट खाना है, सर्विस ज़रूरी नहीं है। प्रोफेशन का मेन एम रहता है कि वो सर्विस दे क्लाइंट्स को, ठीक है। ये हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। बहुत सिंपल टॉपिक। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में क्वेरी लिख दो, रिप्लाई मिल जाएगा। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, 3 टाइप के लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल में देखो CEO आते हैं, जो मतलब बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, एकदम टॉप लेवल पे हो, जो एकदम हेड हो, सबसे ज़्यादा हेड हो, मतलब सबसे ऊपर वाली पोस्ट पे हो। जैसे हम बात कर सकते हैं चेयरपर्सन और CEO, COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ठीक है, वो कहलाते हैं टॉप लेवल के अंदर, ठीक है। टॉप लेवल के अंदर आते हैं, उनका मेन काम क्या रहता है कि वो पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करे, वो मतलब जो है सर्वाइवल और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। और उन्हें कम्युनिकेशन करना पड़ता है आउटसाइडर्स के साथ, ठीक है। बाकी फॉर्मुलेट करना ही पड़ता है गोल्स एंड स्ट्रेटजीज़, और वो इंटीग्रेट करते हैं, और वी कैन से इंटीग्रेट और वी कैन से कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, कि भाई अपने जैसे मिडिल लेवल में जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन्हें इंटीग्रेट करके चलना पड़ता है, उन्हें कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है। फिर मिडिल लेवल की बात करें, मिडिल लेवल में डिपार्टमेंट हेड्स आते हैं, सुपरिंटेंडेंट्स आते हैं, ऑपरेशन मैनेजर्स आते हैं, मतलब जो मैनेजर के लेवल है वो मिडिल लेवल है एक तरह से, ठीक है। उनका काम क्या होता है कि जो पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ वो लेके आए हैं टॉप लेवल, उन्हें इंटरप्रेट करें और इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। और अपने जो भी डिपार्टमेंटल हेड है, अपने डिपार्टमेंट को संभाले, अपने डिपार्टमेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो अकाउंटेबल होते हैं उस चीज़ के लिए कि इसमें हमारे प्रॉफिट क्यों नहीं आया। सब डिपार्टमेंटल हेड अपने अपने डिपार्टमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो अपना काम करते हैं, ठीक है। लोअर लेवल का काम होता है, सिंपल सी बात है, लोअर लेवल, हाँ एक और बात बता दूँ, लोअर लेवल सुपरवाइजरी भी कहलाता है, वो ऑपरेशनल लेवल भी कहलाता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं इसके। और इनका मेन काम ये रहता है कि उनका देखना वर्किंग कंडीशन वर्कर्स का, ठीक है। और जो भी काम दिया गया है मिडिल लेवल के तरफ से कि भाई हमको ये इम्प्लीमेंट करना है, तो मेन एक्शन इधर से चालू होता है, लोअर लेवल ही करते हैं काम मेन, तो वो वर्कर्स को बताते हैं कि आपको ऐसा काम करना है, वो वर्कर्स को संभालते हैं लोअर लेवल, जो सुपरवाइजरी लेवल होता है। सुपरवाइजरी लेवल के अंदर वर्कर्स नहीं आते हैं, सुपरवाइज़र और फॉरमैन आता है, ठीक है, जो ध्यान रखते हैं वर्कर्स की कंडीशंस का, वर्कर्स की वर्किंग कंडीशन जो भी है, कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, और जो भी कोई भी प्रॉब्लम आती है वो टॉप लेवल से बात करेंगे, या मिडिल लेवल से सबसे पहले बात करते हैं, उसके बाद में टॉप लेवल पे जाती है वो बात, ठीक है। एक स्केलर चेन फॉलो होती है, आने वाले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में आप पढ़ेंगे स्केलर चेन के बारे में भी, वो भी एक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो से आपके लिए स्लो हो जाऊँगा थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन इतना भी फास्ट नहीं जा रहा हूँ कि आपको समझ नहीं है। देखो छोटे छोटे टॉपिक है तो थोड़ा सा फास्ट जा सकते हैं अपन। फिर अपन बात करें तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आप इन डेप्थ पढ़ने वाले हो आने वाले चैप्टर्स के अंदर, 4th चैप्टर से चालू होगा, 8th चैप्टर में कंप्लीट होगा। ये सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आप हर फंक्शन का एक स्पेसिफिक चैप्टर है। 4 चैप्टर प्लानिंग है, फिर ऑर्गेनाइजिंग है, फिर स्टाफिंग है, फिर डायरेक्टिंग है, फिर कंट्रोलिंग है। अच्छे खासे चैप्टर है, लेकिन बड़े सिंपल चैप्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, इन डेप्थ पढ़ने वाले हो। अभी मैं आपको जस्ट डेफिनेशंस बता देता हूँ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की।
प्लानिंग में होता है डिसाइड करना इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, कि भाई हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें क्या करना आने वाले टाइम में। ऑर्गेनाइजिंग के, हाँ ऑर्गेनाइजिंग में अपन ऑर्गेनाइज करते हैं, डिप्लॉयमेंट करते हैं रिसोर्सेज का, हम क्लेरिफाई करते हैं जॉब रिलेशनशिप, वर्किंग रिलेशनशिप, ठीक है। स्टाफिंग के अंदर अपन रिक्रूटमेंट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं एम्प्लॉयज़ का। मैं सिंपल सी चीज़ है इसके अंदर। स्टाफिंग के अंदर तो ये सिंपल है कि रिक्रूट करना, हमें रिक्रूटमेंट करना है, सेलेक्शन करना है, ठीक है। डिफरेंट थिंग्स आप पढ़ने वाले हैं कि एम्प्लॉयज़ मैन पावर जो है हमें हायर करनी है। डायरेक्टिंग में क्या होता है, उन्हें गाइड करना, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देना, उन्हें एडवाइस करना, ठीक है, क्या क्या करना है, और उन्हें मोटिवेट करना एम्प्लॉयज़ को, ये भी डायरेक्टिंग के अंदर ही आता है। फिफ्थ है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमारा प्लान परफॉर्मेंस है उसे हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। जो डेविएशन आता है उस हिसाब से हम एक करेक्टिव एक्शन लेते हैं। इसमें मेन यही काम है कि प्लान परफॉर्मेंस को कंपेयर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, ठीक है। आई होप आपको फंक्शंस भी समझ आ गए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेरी है, लिख दो कमेंट सेक्शन में जाके, रिप्लाई मिलेगा ज़रूर, क्वेरी आपकी सॉल्व होगी। अगर टेलीग्राम चैनल चाहिए तो बोल देना, मैं क्रिएट कर दूंगा आप लोगों के लिए, या टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा ताकि आप लोग मिलके अपना क्वेरी सॉल्व कर सकते। कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, अगर कोई भी सजेशन है वो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। अगर कुछ भी पढ़ाई वाले मतलब जो भी पढ़ाने का तरीका है उसमें चेंजेस चाहते हैं तो, ठीक है। धन्यवाद।